हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक के लेक्चर में हम एससी वर्मा के क्वेश्चंस कर रहे थे और उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए सेंटर ऑफ मास मोमेंटम और कोलिजन से हम लोग कर रहे थे। और उसी क्वेश्चन में हम लोग आगे अब तक 46 क्वेश्चन कर रखे हैं, अब 47 क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। अगर बुलेट ऑफ मास 25 ग्राम इज फायर्ड हॉरिजेंटली इनटू द ब्लास्टिक पेंडुलम ऑफ मास 5 kg and get embedded in it. If the center of the pendulum is raised by the distance of 10 centimeter, find the speed of the bullet. ठीक है, कुछ इस तरह का है। यहाँ पर एक पेंडुलम ऐसा लगा लीजिए, ब्लास्टिक पेंडुलम है ऐसे। तो खैर यहाँ से बुलेट आ रहा है, इज स्पीड हैविंग अ फाइंड स्पीड ऑफ द बुलेट। अच्छा, पता ही करना है। ठीक है, तो ये हमें पता करना है और इनका मास है कुछ 25 ग्राम। 25 ग्राम बोले तो 10⁻³ kg इस तरह का आया और इसके साथ एम्बेडेड हो गया ऐसा। तो थोड़ी देर के बाद ये कैसा दिखाई पड़ेंगे, ये कुछ इस तरह का दिखाई पड़ेंगे ऐसा। और एक कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास उसका रेज कर रहा है कुछ 10 सेंटीमीटर। तो सेंटर ऑफ मास कुछ रेज किया है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, इज 0.1 मीटर ऐसा। तो इसको तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि बुलेट का मास इसका कितना होगा और इनका मास है 5 kg। तो ये बड़ा आपके लिए आसान काम होना चाहिए कि तो यहाँ पर अगर हम इनका मोमेंटम ही कंजर्व करा ले तो हमारा बात बन जाएगा क्या। अगर उसके साथ अगर ये आ रहा है और यहाँ पर हिट कर रहा है और उसके बाद रेज कर रहा है, तो once we know that the velocity at that time is 5 kg when embedded into the 5 kg block of the is the bullet embedded into the 5 kg block, then what their velocity and that much kinetic energy it have, it convert to their the potential energy। ठीक है, तो अगर इसका मोमेंटम अगर कंजर्व कराते हैं तो 25 और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, तो एकदम फ्री है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो बिल्कुल नहीं, वैसे भी है तो इक्विलिब्रियम में है उन दोनों पे, मतलब कि वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है। mg और उसका टेंशन बैलेंस कर रहा होगा। खैर उससे हमें ज़रूरत भी नहीं है, हमें हॉरिजॉन्टली अगर मोमेंटम को कंजर्व करें तो 25 × 10⁻³ वेलोसिटी हम देखने जा रहे हैं v, और 5 + 0.0 उसको 10⁻⁻5 को 25 × 10⁻³ को अगर कुछ लिखेंगे कॉमन वेलोसिटी ऐसा। अब ये कॉमन जो वेलोसिटी होगा 1/2 पूरे इसको 5 + 25 × 10⁻³ इंटू ऐसा ½ mv², क्योंकि इतना मास लेकर ये जब बुड़ेगा तो वो कुछ ऐसा रेज कर रहा है 10 सेंटीमीटर तक, और इक्वल टू उसके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और 10 सेंटीमीटर हमें रेडीमेड वैल्यू ही दे रखा है, वो कुछ ऐसा भी बोल सकते थे कि थीटा का ऐसा हो रहा है वगैरह वगैरह। तो आपको वहाँ पर आपको सिखाया गया था r × r - cos थीटा, r - r cos थीटा, तो r × 1 - cos थीटा। तो पूरा कहानी आपको पता है, तो इसीलिए मैं उसको ग्रांटेड ले रहा हूँ कि आप इसको समझ में आ रहा है। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है यू कैन विजिट द वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर को करिए, वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो खैर यहाँ पर इसका टोटल मास इस 5 × 10⁵ × 10⁻³ इंटू gh। तो ये देखिए, ये तो पूरे मेले में जो आए थे ये निकल गए। तो कॉमन वेलोसिटी हमें क्या मिला, इक्वल टू √, दिस थिंग इज 2, g इज 10 और हाइट इज 0.1 ऐसा। तो कॉमन वेलोसिटी आपका आ गया √2 मीटर/सेकेंड। वंस वी गेट द √2 मीटर/सेकेंड, सो हमारे पास ये वेट कर रहा है कि बताइए v का वैल्यू, क्योंकि COM बच्चों कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल m फॉर द मोमेंटम के लिए है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम इसको जानते हैं, तो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ द कॉमन वेलोसिटी एंड एबल टू फाइंड दैट। तो वैसे देखा जाए तो उसका वैल्यू v का कितना जाएगा अगर वहाँ पर उसका वैल्यू पुट किया जाता है तो 5 + 0.025 5.025 इंटू √2 अपॉन 25 × 10⁻³ तो इसको जब करेंगे तो 5025 को एक यहाँ का डेसिमल हटा देगा और
यहाँ से 201 कुछ आएगा, तो 201 टाइम्स ऑफ √2 करेंगे तो 1.414। इसको कैलकुलेशन करिएगा, थोड़ा मेहनत करिए और ना कम से कम कैलकुलेटर पे ही चेक करिएगा, तो कुछ 280 मीटर पर सेकंड के आसपास आएगा। तो बहुत ही सिंपल था। इसमें क्या था, मोमेंटम कंजर्वेशन किया, जैसे बॉल वहाँ से आ रहा था और उसके साथ एम्बेडेड हो रहा था, तो उसके आगे की बात की कहानी क्या था कि वो तो वर्क एनर्जी थ्योरम में चला गया कि इतना है तो उतना हो गया। तो बस इसमें एक आप एक है कि टेल एक मोमेंटम का जोड़ा हुआ था और मोमेंटम कंजर्व कराए और अपना क्वेश्चन अपने घर लेकर गए, क्वेश्चन का आंसर घर लेकर गए। क्वेश्चन तो हमारे घर में पहले से पड़ा हुआ था। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आया होगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे कि बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकंड इज फायर्ड इनटू द वुडन ब्लॉक ऑफ मास 500 ग्राम सस्पेंडेड बाय लॉन्ग स्ट्रिंग। द बुलेट क्रॉसेस द ब्लॉक एंड इमर्ज ऑन द अदर साइड। If the center of mass of the block is raised through height 20 centimeter, find the speed of the bullet as it is emerged from the block. ठीक है, तो क्वाइट वैसा ही वो भी है कि वहाँ से अगर इमर्ज अगर होता है तो उसके बाद का मतलब कि देखिए हुआ तो कुछ ऐसा ही है ना कि ये ऐसा होगा कुछ 500 ग्राम का, तो 0 पॉइंट, अच्छा ग्राम ही कर लेते हैं, शायद वो ग्राम में आसानी से निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आपका बुलेट आया, ठीक है, इस 300 मीटर पर सेकंड से और 20 ग्राम का है वो, और गया और इसको आर पार करते हुए निकल गया। तब तक इनको क्या किया, जाते जाते इनको कुछ रेज कर दिया, कितना 20 सेंटीमीटर तक ऐसे, और फिर वो बुलेट अपना जितना उसको जाना था निकल गया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द बुलेट क्रॉस द ब्लॉक एंड इमर्ज ऑन द अदर साइड इफ द सेंटर ऑफ मास इज रेज, फाइंड द स्पीड ऑफ द बुलेट। इस किस वेलोसिटी से जाएगा। पिछले क्वेश्चन में था कि इधर से गया तो उधर कितना था, इस बार पूरे प्रोसेस में ही कर रहा है। तो ठीक है, हमें तो बस ले देकर यही जानना है कि ठीक है यहाँ पर कितना इसके पास वेलोसिटी है, और जब निकल रहा था तो उनके पास उस समय क्या की एनर्जी क्या था। इस बार क्या है कि इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा कॉमन, मतलब कि जब हिट कर रहा होगा एट अ मोमेंट तो उनके पास दोनों के पास वेलोसिटी क्या होगा, और 20 सेंटीमीटर अगर रेस कर रहा है तब क्या होगा। तो ये बुलेट मतलब ऐसा मत सोचिए कि ऊपर गया है, तो उससे थोड़ा विजुलाइज करने में गड़बड़ी हो जाएगा। बुलेट क्या हुआ कि इनको मारा और फटाक से निकल गया। तो जो एरो मार्क वहाँ पर किया हूँ उसको एरो को हटा लीजिए, नहीं तो फिर क्या होगा बच्चों, अगर हॉरिजॉन्टली नहीं होगा तो गलती क्या होगा, देखो कॉन्सेप्चुअली कि व्हेन यू विल कंसीडर दैट कि एट दैट मोमेंट वहाँ पे निकला होगा तो साथ साथ कुछ गया तो फिर वो कोलिजन का हिस्सा हो जाएगा, तो अलग बात है। वो रेस भी कर गया ना, तो हमें उसका पोटेंशियल एनर्जी भी सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए तो अभी क्या है कि वो निकल कर और उसको तब तक जाते जाते 20 सेंटीमीटर उनको उठा दिया। तो अभी हम इनका मोमेंटम कंजर्व कराएं, और तो ठीक है, ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी अगर इसका यहाँ का लिखे कि ये ऐसा हो रहा होगा तो 1/2, ठीक है। तो आ जाइए इसका अगर हम देख लेते हैं, मोमेंटम अगर कंजर्व कराएं इनका तो कितना हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो 20 ग्राम इज गोइंग ऑन ना, 20 ग्राम इंटू 300, इनिशियल मोमेंटम तो ही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रहे हैं, और उसका कितना है 500 ग्राम। इनका वेलोसिटी पता नहीं, इसको कह लेते हैं कि व्हेन हिट जब कर रहा होगा तो कुछ v1 वेलोसिटी है, ठीक, और वो v से निकला होगा तो उसको v1 कर लेते हैं। और दूसरा कि 20 ग्राम ये है, फिर यहाँ पर v, ये समझ में आया बच्चों कि जब यहाँ से 300 से मारा इसको टक्कर तो इसको कुछ वेलोसिटी v1 दे दिया होगा और अपना v से कुछ निकल रहा है, वही वेलोसिटी हमें चाहिए। तो वंस वी गेट द v1 देन हमारा काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर रेस करा तो क्यों ना हम इसको एनर्जी कंजर्वेशन से उसका वेलोसिटी को देख सकते हैं। तो v1 का कुछ वेलोसिटी अचीव किया होगा, तो हाफ m v1 स्क्वायर इक्वल टू mgh, m से m कैंसिल हुआ, किसके लिए हो रहा है, फॉर 500 ग्राम,
500 ग्राम के लिए यही होगा ना, कुछ तो वेलोसिटी गेन किया होगा जब टक्कर मारने के बाद, वही हमें पता करना है कितना है। तो वहाँ पर ला के वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर घर लेकर जाइए। तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2GH। तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 और h का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.2। तो कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड बस। तो यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड का वैल्यू पुट करिए। तो ये सब ग्राम में इसलिए लिया हूँ कि हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो अपने आप वो कैंसिल हो रहा होगा। यहाँ से हो गया 6000 और यहाँ से हो गया 1000। V1 का वैल्यू अगर 2 रखा जाएगा तो ये वैल्यू जो V1 अभी लेकर आए हैं और प्लस 20V। तो यहाँ से करेंगे तो V का वैल्यू आ जाएगा कुछ, ये 5000 होगा, 5000 बाई 20 करेंगे तो 250 मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर हो गया बच्चों। ये बात समझ में आया। पहले क्या किया कि यहाँ से देखा कि मोमेंटम कंजर्व कराएं, तो मोमेंटम कंजर्व कराने के बाद हमें ऐसा इक्वेशन निकला। और मोमेंटम कंजर्व कराने के पीछे की कहानी क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो आ रहा है तो उसमें कोई फोर्स एक्सटर्नल नहीं लग रहा होगा और इस तरह से बन रहा है और वो 20 सेंटीमीटर फिर था। तो मोमेंटम कंजर्वेशन का है तो उसको मान लिया कि उस समय के वेलोसिटी V1 है और इमर्ज कर रहा होगा उसका V होगा। फिर वहाँ से इसको देखा कि V1 कितना आएगा, तो एनर्जी कंजर्वेशन कराया किसके लिए, 500 ग्राम के लिए, कि 500 ग्राम का सेंटर ऑफ मास रेस किया कुछ 20 सेंटीमीटर। तो सिंपल हम गए और वहाँ से उसका वैल्यू निकाल ले गए। ठीक है, तो ये भी मोमेंटम प्लस काइनेटिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दो इक्वेशन दो अननोन। आप देखिए कि मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट तो एक बात तो है ही है कि कॉन्सेप्ट के बिना आप उसको इक्वेशन नहीं बना सकते। आप देखिए कि लगा क्या एंड ऑफ द क्वेश्चन, मतलब आपके पास कंक्लूजन क्या निकला, उसको जरूर एनालाइज करिए, तब जाकर आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। मतलब और फिर देखिए कभी भी चैप्टर कभी एंड होता है तो उसमें देखो कि हम मुख्य चीज़ें क्या सीखा, मेन चीज़ है इसका क्या था, स्टार्ट कहाँ से किया था, मतलब एक धागा पकड़ कर लाया था और पूरा का पूरा एक मोटा एक वायर बना दिया। मतलब कि मतलब कॉन्सेप्ट स्टार्ट कहाँ से किया था और हमारे पास अभी जब एंड ऑफ द चैप्टर हो रहा है तो वो सब चीज़ें क्या क्या है, देखिए कि हम इसको कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा ज़रूर सोचिएगा। ये आपको जो भी अभी तक नॉर्मल पढ़ाई कर रहे होंगे तो उसमें आपको देखेंगे 50% एक्स्ट्रा आपको कॉन्सेप्ट को कैपिटलाइज करेगा आपका। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। हाँ, ये देखिए बच्चों, यहाँ से जो सीरीज स्टार्ट, मतलब कि सीरीज क्या 4-5 क्वेश्चन का जो लॉट होगा वो बहुत कमाल का होगा। कॉन्सेप्ट वाइज वो आपको सिखाकर ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि स्प्रिंग के साथ है और फिर फोर्स, इम्पल्स वगैरह वगैरह सब कुछ का गठजोड़ है इस क्वेश्चन में। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले कि 2 मास m and m are connected by the spring of a spring constant k and placed on the frictionless horizontal surface. Initially the spring is at stretched through a distance x, वो x नॉट होगा, x यहाँ पर x नॉट, where the system is released from the rest। ऐसा किया है, x से किया है। तो आप उसमें एक जानते हैं ना नेचुरल लेंथ होता है, मतलब नेचुरल लेंथ ये होता है कि स्प्रिंग में ना कोई स्ट्रेच हो ना कोई कंप्रेशन हो। जब x से स्ट्रेच करेंगे तो अपने नेचुरल लेंथ पर आएगा, x डिस्टेंस वो करेगा। मतलब कोई स्प्रिंग है, तो बात की कहानी बता दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि स्प्रिंग है, जैसे आप पेन वगैरह में यूज़ करते हैं ना, तो उसका रिफिल निकालिए और इसको रख दीजिए। तो इस कंडीशन में वो नेचुरल स्टेट में है, मतलब ना इसके पास कोई कंप्रेशन हुआ है ना उस पर कोई स्ट्रेच हुआ है। अब कह रहा है कि इसको ऐसे खींचा, ठीक है भाई, खींचा तो कुछ ये इधर गया और कुछ इधर गया। तो कह रहा है कि x डिस्टेंस से पहले से खींचा हुआ है, मतलब 20 से कहीं से निकाल लो कि x डिस्टेंस खींचा हुआ है। फिर जब ये छोड़ेंगे तो अपने नेचुरल लेंथ पर आएंगे, यही होगा ना कि भाई कोई सी चीज़ को स्ट्रेच किए हैं और आप जब छोड़ेंगे तो उसके नेचुरल लेंथ पर आएगा। वंस यू जब ये नेचुरल लेंथ पर जब आएगा ब्लॉक, तो उसके पास क्या होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग का जो खींचा हुआ था वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा और इसके पास इस समय सर्टेन वेलोसिटी होगा, फिर वो कंप्रेस करेगा ऐसे। थोड़ी देर के बाद वो जब छोड़ेंगे तो अपने नेचुरल लेंथ पर आएगा। मैं चलो सिलसिलेवार तरीके से सब बना देता हूँ। ये ऐसा नेचुरल लेंथ पर आएगा और आफ्टर दैट मतलब सर्टेन अब वेलोसिटी अब लेके आएगा दोनों साइड से अगर ब्लॉक है तो, और थोड़े सा देर के बाद कुछ ऐसा कंप्रेस होगा। और ये कितना करेगा बच्चों, जितना से खींचे थे उतने से ही कंप्रेस करेगा। ये चीज़ें हमने वर्क एनर्जी में बहुत अच्छे से देखा था, तो पूरा उस पर आधे घंटे मैंने समय बिताया था। तो जाकर उस वर्क को भी देखिए और उसका मजा उठाइए या उसका फ़ायदा उठाइए।
तो x से हुआ। तो बेसिकली जब वंस यू रिलीज दैट, देन जो ब्लॉक यहां पर लगे हुए थे वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए, x तो नेचुरल लेंथ पर आया और फिर कंप्रेस होने के बाद x हुआ, मतलब x0 या x0, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इस पूरे इससे इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने पे, तो आपको मिलेगा आंसर उसका 2x0। ये बात क्लियर है? x वो नेचुरल लेंथ पर था, x से स्ट्रेच किया, फिर वहां पर वो अपने आया होगा नेचुरल लेंथ पे, फिर कंप्रेस किया होगा, तो कंप्रेस कितना करेगा x अगेन। क्यों? क्योंकि जितना उसके पोटेंशियल एनर्जी था जब हम छोड़ रहे थे, तो उसके बाद वो काइनेटिक एनर्जी में गेन कर लेगा और काइनेटिक एनर्जी उसको कंप्रेस करेगा और फाइनली जाके रेस्ट में होगा। क्वेश्चन का टोन देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन क्या चाहता है आपसे कि इनिशियली द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड थ्रू द डिस्टेंस x0, व्हेन द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द टू मासेस बिफोर दे अगेन कम टू रेस्ट। तो रेस्ट में कब आएंगे? जब ये कंप्रेस करेगा तब तो आएंगे। सो दैट इज वाई। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस कम मतलब ब्लॉक्स चले होंगे, अब यहां पर ब्लॉक्स को आप इमेजिन कर लीजिए। ये बात आपको समझ में आया होगा। मैं क्वेश्चन का फिगर जो है यहां पे बना देता हूं। कुछ m1 है और इस तरह का कुछ m2 है, ठीक है बच्चों, और इसी को ऐसा खींचा हुआ था। तो ये वाला जो ब्लॉक होगा m1, तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा x1, और ये वाला ब्लॉक जो होगा वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा कुछ x2, यहाँ से यहाँ तक जब खींचने के बाद और जब कंप्रेस हो रहा होगा तो टोटल मतलब टोटल ये दोनों मिलकर कितने चले हैं, x1 प्लस x2 मिलकर 2x0 ना। ये आप लोग को समझाने में मैं कामयाब रहा या अभी भी डाउट है? अगर डाउट है मैसेज करिए, फिर से बताएंगे या कुछ और असिस्टेंट आपको देंगे उसके लिए। x1 प्लस x2 इक्वल टू 2x0 आया क्या? वो इसलिए क्योंकि अभी जो बोला था कि स्ट्रेच किया, फिर कंप्रेस किया और फिर जब फर्दर नेचुरल लेंथ पर आया और फिर कंप्रेस हुआ, तो दोनों में 2x0 डिस्टेंस चला। अब देखिए कि जब उसको स्ट्रेच किया और जब वो छोड़ दिए, तो उसके बाद स्ट्रेच किया भी होगा, तो अगर तो हमें उसका सोर्स पता है नहीं, लेकिन वंस आप जब छोड़ रहे हैं तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा है। स्प्रिंग को जो ब्लॉक को जो खींच भी रहे हैं, तो स्प्रिंग के इंटरनल फोर्स की तरफ, जो यहाँ से जो फोर्स इसको वापस खींच रहा होगा ना, यहाँ से करने के बाद ये दोनों, तो इंटरनल फोर्स है, तो इसके सेंटर ऑफ मास पे कोई असर नहीं पड़ा होगा। सेंटर ऑफ मास वॉन्ट बी चेंज। तो ये इसका स्ट्राइकिंग फीचर इस कॉन्सेप्ट, इसको इस तरह के क्वेश्चन में, कि जब हमने इसको स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करने के बाद जब छोड़ा, तो जो फोर्स उससे लग रहा था, तो स्प्रिंग तो एक ही है, तो दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रहा होगा, तो कोई नेट एक्सटर्नल, और वो किस में काउंट करेंगे अब? इंटरनल फोर्सेस में। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा, तो इसके चलते उसका सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब नहीं होगा। और जैसे ही सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब नहीं होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि एक ब्लॉक जो x1 चल रहा था और दूसरा जो x2 चल रहा था, उसका सेंटर ऑफ मास पहले भी जितना था, मतलब इस पोजीशन में भी जितना था, इस पोजीशन में भी उतना होगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है। और हमें जानते थे सेंटर ऑफ मास वाले कंजर्वेशन से या मोमेंटम कंजर्वेशन से कि m1 x1 इक्वल टू m2 x2, ऐसा होता था ना। कोई जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर करते हैं तो वही होता है। होता क्या था, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ कि m1 इंटू x1, ये डिस्टेंस अगर है और उधर से निगेटिव में आ रहा है दूसरे साइड में, अपॉन m1 प्लस m2, तो आप करके देखेंगे जब, तो m1 x1 इक्वल टू m2 x2 आएगा। तो बस दो इक्वेशन, दो अननोन, आपसे क्या पूछा जा रहा है, x1 और x2 का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो उठाकर वहाँ पुट कर दीजिए, x2 और होगा, तो x में x1 का वैल्यू अगर पुट करते हैं m2 बाई x2 अपॉन m1, और यहाँ से प्लस x2 इक्वल टू 2x0। तो अगर आप x2 को कॉमन वगैरह कुछ लीजिए तो ये m1 उधर जाएगा, तो 2m1 x0 m1 प्लस m2। तो इसमें आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि जो सम ऑफ द मास है वो तो अपने जगह है, 2x0 का डिस्टेंस है वो अपने जगह पर है, x2 के लिए m1 के मास इनवर्स रेशियो में चलते हैं। तो इस बात को नोटिस करते रहिएगा, ये आपको बार बार देखने को मिलेगा कि जो इसका 2x0 होगा और कौन डिस्टेंस कितना चलेगा और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, तो जितना टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल मास उन दोनों सिस्टम का, और x2 में कितना चला तो m1 को करेंगे। अगर सेम मैं बिना लिखे भी इसको बता सकता हूँ कि x1 के लिए अगर होगा तो क्या होगा, 2m2 इंटू x0 अपॉन m1 प्लस m2, तो इनवर्स रेशियो में एक करता है। तो यहाँ पर तो स्पेस है नहीं, लेकिन यहाँ पर लिख देते हैं, ये आपको चलिए दिखा देता हूँ। हमारे पास यही था ना कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 2x0 था, और साथ में क्या था बच्चों,
साथ में हमारे पास क्या था, ऐसा था m1x1 प्लस m2x2। तो अभी हमने x2 निकाला, तो अभी हमें x1 निकालने के लिए ये ऐसा इक्वल है प्लस नहीं, तो वहाँ पर अगर x1 निकालना है तो x2 को रिप्लेस करते हैं, तो x1 तो x1 हो गए, x2 की जगह पे m1x1 अपॉन m2 इक्वल टू 2x0, तो x1 इक्वल टू m1 प्लस m2 अपॉन इस m2 इक्वल टू 2x0। तो यहाँ से x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 2m2 इंटू x0 अपॉन m1 प्लस m2 आया ना। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि टोटल डिस्टेंस के लिए इन्वर्स रेशियो में ये काम करता है, तो आपको बाकी क्वेश्चन को समझने में ये हेल्प करेगा। तो इसको चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं ऐसा। तो ये बात आपको समझ में आया, ठीक है। अगर ये समझ में आया तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। स्क्रीन एकदम से फिर से खाली कर दे रहा हूँ। अब उसके बाद इसको वहाँ से उसी का एक्सटेंशन है, चाहे तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टू ब्लॉक ऑफ मास m1 and m2 are connected by the spring of a spring constant k. The block of mass m1 is given to the sharp impulse to the acquire velocity v, वहाँ पे कुछ शायद वो डॉट और लगा हुआ है। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास एंड द मैक्सिमम एलोंगेशन दैट स्प्रिंग इज सफ़र। तो मैं आपको बुक से वैसा करके बता देता हूँ कि वो एक्चुअल में क्या है। क्वेश्चन नंबर ये है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 50। तो उसमें m1 m2 बाई द ब्लॉक मास m2 इज गिवन टू द शार्प इम्पल्स। तो m2 को शार्प इम्पल्स दे रहा है, और यहाँ पर फिगर पहले अपने लिए बना लें कि m1 है और यहाँ पर स्प्रिंग है और यहाँ पर m2 है। तो इसको एक शार्प इम्पल्स देता है कुछ इस तरह से, और उनका वेलोसिटी उस समय हो जाता है m2 को v0, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और उसके बाद उसका मैक्सिमम एलोंगेशन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जब हम v0 को एक शार्प इम्पल्स अगर ऐसा देता है तो इसका तो इनिशियली तो 0 है, तो कुछ देर के बाद इसमें क्या होगा कि एक एलोंगेशन होगा, ऐसा एक खींचेगा, और वो मैक्सिमम सिंस कोई एक्सटर्नल मतलब यहाँ पर स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है, ये चीज़ स्मूथ है, यहाँ पर फ्रिक्शनलेस सरफेस बोला हुआ है क्या, मास m1 करेक्ट टू द स्प्रिंग कांस्टेंट ब्लॉक गिवन बाय द इंपल्स एक्वायर द वेलोसिटी दिस, ठीक है। वो तो गिवन तो है नहीं, लेकिन आप उसको मान कर चलिए कि जो फिगर में दे रखा है तो उसको वहाँ पर स्मूथ ही बोल रखा है, मतलब ऐसा करने का मतलब स्मूथ रहता है, ठीक है। तो उसमें मैक्सिमम एलोंगेशन कुछ होगा, और उसके बाद जितना भी उसको सेंटर ऑफ मास वगैरह को जितना मूव करना होगा तो वो करेगा, लेकिन वंस उसके बाद सेंटर ऑफ मास भी मतलब एक बार मैक्सिमम एलोंगेशन होने के बाद वो सर्टेन वेलोसिटी से मूव करते जाएगा, सेंटर ऑफ मास उसके बाद नहीं होगा। मतलब कि होगा क्या, देखिए कि इसका मतलब वेलोसिटी तो 0 है ना, अगर u1 कह दें 0 है और u2 का वैल्यू इसका v0 इसको गिवन ही है, तो उसमें जब उसको इम्पल्स देंगे एकदम झटका से तो ये बढ़ेगा, और फिर उसके बाद जब एक बार वो मैक्सिमम में खींच जाएगा तो फिर उसमें कोई हलचल नहीं होगा, मतलब उसके सेंटर ऑफ मास में कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। इसी का फ़ायदा उठाएंगे हम लोग कि उस पॉइंट पर उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो चेंज नहीं करेगा। तो हम क्या जानते थे, v सेंटर ऑफ मास के लिए m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू v0, और टोटल मास इसका m1 प्लस m2। तो v सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा बच्चों, m2 इंटू v0 अपॉन m1 प्लस m2, इस तरह का, ठीक है। तो अब दोनों वो ऐसा साथ साथ जाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ होगा कि v सेंटर ऑफ मास m2 इंटू v0 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो अब इसके बाद वो कह रहा है कि इसका जो हमें सर्टेन वेलोसिटी से तो जा तो रहा है, तो इसके बाद हमें इसका
बताना है कि मैक्सिमम एलोंगनेशन कितना हुआ, जो इमेजिन किए थे ना कि यहाँ पर जो मैक्सिमम एलोंगनेशन हो रहा है तो उससे क्या होगा। तो देखो बच्चों, उसमें क्या होगा, अगर एनर्जी वाइज देखा जाए तो एनर्जी क्रिएटर कौन है, ये पहला वाला ही 1/2 m2 इंटू वी नॉट का स्क्वायर, ये पहला वाला कि इसको हम जितना काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं इनिशियली, और ये एनर्जी ये लोग दो कौन क्या हो रहा है, एक तो इसमें जितना एलोंगनेशन होगा तो उससे कह देते हैं एक्स एलोंगनेशन अगर होता है तो हाफ के एक्स स्क्वायर इसके पोटेंशियल एनर्जी में गया होगा, और बाकी m1 और m2 दोनों किस से जा रहे हैं, v सेंटर ऑफ मास से जा रहे हैं, तो ये जो एनर्जी होगा हाफ के एक्स स्क्वायर और 1/2 m1 प्लस m2 इंटू वी सेंटर ऑफ मास से जाएंगे, क्या ऐसा होगा ये चीज। ये कि हाफ m2 इंटू वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस हाफ m1 m2 इंटू वी सेंटर ऑफ मास, कि जितना एनर्जी दिया तो कुछ स्मूथ है तो कुछ वी सेंटर ऑफ मास गया और उसको खींचने में जितना एनर्जी लगा होगा। तो इससे हमें वी सेंटर ऑफ मास हमें पता है, तो इसका वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करें और आंसर अपने घर की तरफ लेकर चला जाए, तो ये काम कर सकते हैं। तो आ जाइए, तो सबसे पहले हाफ को तो यहाँ से हटा लीजिए और क्या मिलेगा आपके पास, m2 इंटू वी नॉट स्क्वायर माइनस उसको इधर ही लेकर आ जाते हैं m1 प्लस m2 और v सेंटर ऑफ मास का है तो स्क्वायर, तो यानी कि m2 स्क्वायर इंटू वी नॉट का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर, तो ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अच्छा, वो बाकी वो सब वो चल रहा है इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर चल रहा है। अच्छा, स्पेस थोड़ा बना लेना चाहिए था फिर लिखने के लिए, क्योंकि वो गड़बड़ी हो रहा है। रुक जाओ, इसको अगले पेज पे कर देते हैं। तो m2 इंटू वी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 इंटू उसका कितना था वी नॉट m इंटू m2 इंटू वी नॉट अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर, यही था ना, इसे हमें सॉल्व करना है। तो m2 इंटू वी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा m2 स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा। तो इसको जब हम यहाँ से लेकर आते हैं, या आपको जब इसको सॉल्व करेंगे तो m2 इंटू वी नॉट का स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे आप, तो m1 m2 वी नॉट स्क्वायर m2 स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, तो एक वहाँ पर पड़ा हुआ है कैंसिल होने के लिए, m1 प्लस m2 तो होगा, यहाँ से क्या होगा कि ये वाला m2 m1 वी नॉट का स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर इंटू v2 स्क्वायर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों ये दोनों m2 इंटू वी नॉट का स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आमने सामने। तो बचा क्या हमारे पास बच्चों, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि के एक्स स्क्वायर इक्वल टू m1 m2 वी नॉट का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। तो x का जो वैल्यू होगा वो अंडर रूट ऑफ m1 m2 k टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2 इंटू वी नॉट, ऐसा, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट तो वी नॉट का, तो वी नॉट आ जाएगा। तो ये आपका निकल कर आया, तो बात समझ में आपको आया होगा x का वैल्यू, ठीक है। अगर आया तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग, यहाँ से आप चाहिए तो
कर लीजिए। फिर इसको आप लिख सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आया कि इसमें जो दूसरा पार्ट था कि मैक्सिमम एलोंगनेशन के लिए क्या होगा, तो इसका तो सेंटर ऑफ मास का तो वैल्यू आ गया और वी सेंटर ऑफ मास के लिए वहाँ से ऐसा निकाल लेंगे। तो ठीक है, फटाक से इसको पॉज कर लीजिए, स्क्रीन से हट जाता हूँ, अब कर लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक कह रहा है कि कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, सपोज ईच ब्लॉक इज द पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स F is instead of any impulse. Find the maximum elongation that spring will suffer and the distance moved by the two blocks that process. क्वेश्चन में कर लेते, कुछ लगता है मिस प्रिंट किया हुआ है कि कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, सपोज ईच ब्लॉक इज पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स F इंस्टेड ऑफ एनी इंपल्स। अच्छा, एक फोर्स लगा रहे हैं, कोई इंपल्स नहीं। फाइंड द मैक्सिमम एलोंगेशन दैट स्प्रिंग विल सफर एंड डिस्टेंस मूव बाय द टू ब्लॉक इन दिस प्रोसेस। ओके, तो प्रीवियस प्रॉब्लम ही है, इस बार क्या किया है कि एक M1 है और एक स्प्रिंग इनका ऐसा है और कुछ M2 है और यहाँ पर एक फोर्स लगाया है F और इधर से एक फोर्स लगाया है F। तो बच्चों, अगर सेम इक्वल अमाउंट में अगर फोर्स लगाया है तो उससे क्या होगा? उससे यही होगा ना कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, मीन्स कि अगर कुछ है अपने पोजीशन पर तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा, और दोनों साइड में सेम अमाउंट में अगर फोर्स लगा रहा होगा तो उसका क्या होगा? सेंटर ऑफ मास तो चेंज करेगा नहीं। तो मान लीजिए कि इसका ये डिस्टेंस आफ्टर द फोर्स लगाने के बाद कुछ x1 डिस्टेंस मूव किया और ये वाला कुछ x2 डिस्टेंस मूव किया यहाँ से। तो हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बट इन द सेम अमाउंट में लग रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास को क्या होना चाहिए? डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ से फिर से कह सकते हैं कि M1 x1 इक्वल टू M2 x2 होगा क्या? बिल्कुल यही होगा। अच्छा, दूसरा कि जब ये फोर्स F लगा रहा होगा तो इसमें एलोंगनेशन जो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट सपोज किया है कि दे रखा है, प्रीवियस प्रॉब्लम का ही पार्ट है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि F इक्वल टू kx1 और दूसरा F इक्वल टू kx2। ये तो दोनों सेम अमाउंट में होगा तो यही होगा। तो अगर x1 और x2 का वैल्यू देखा जाए तो यहाँ से कितना आ जाएगा? x1 इक्वल टू F बाई के और x2 इक्वल टू भी अगेन F बाई के। तो इन दोनों का अगर x1 प्लस x2 देखा जाए तो कितना हो जाएगा? F बाई के प्लस F बाई के, तो कितना हो गया? 2F बाई के। तो जो टोटल एलोंगनेशन है आपका, या फाइंड द मैक्सिमम एलोंगनेशन था ऑफ द स्प्रिंग विल सफर, सो दैट मच x1 प्लस x2 अगर कर रहा होगा तो 2F बाई के। अब पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस मूव बाय द टू ब्लॉक इन द दिस प्रोसेस। तो बच्चों, तो कहानी ऐसे, मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ जो आपको बताया था पीछे वाला क्वेश्चन में। ये टोटल कितना है? x1 प्लस x2 का वैल्यू 2F बाई के, और ये ऐसा चल रहा है तो आपको इसमें कहा था, सॉल्व करके भी दिखा दूंगा। x1 का जो वैल्यू होगा, टोटल डिस्टेंस 2F बाई के, यही है। और अगर x1 के लिए चाहिए तो यहाँ पर M2 अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2, तो आपका आंसर ऐसा होगा। x2 का वैल्यू, क्योंकि इन्वर्स रेशियो में ब्रेक हो उसको लिखते हैं। अगेन टोटल सफ़र कितना किया? 2F बाई के इंटू x2 के लिए चाहिए तो M1 मल्टीप्लाई कर दीजिए अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2। तो ये जो दो पार्ट हैं ये आपके आंसर यहाँ से तो डायरेक्ट मिल गया। अब जहाँ तक मैकेनिकल काम करना है तो उसको गेटिंग पुटिंग करिए, दो इक्वेशन, दो अननोन टाइप का, मतलब कि वहाँ से आपको x1 प्लस x2 का वैल्यू 2F बाई के है, तो x1 का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो M2 बाई x2 अपॉन M1, तो वही बात आएगा। तो आ जाइए यहाँ पर इसको अगर लिखा जाए कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 2F बाई के अगर है तो x1 के जगह पे M2 x2 अपॉन M1 रखेंगे प्लस x2 इक्वल टू 2F बाई के। तो वहाँ से x2 कॉमन लीजिए तो कितना हो जाएगा? M2 प्लस M1 अपॉन M1 इक्वल टू 2F बाई के। तो x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2F बाई के
m1 प्लस m2 ऐसा। सिमिलरली अगर इसमें करेंगे x1 तो m1 प्लस x1 अपॉन m2 इक्वल टू 2f/k। तो x1 को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से m1 प्लस m2 अपॉन m2 इक्वल टू 2f/k। तो x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 2f m2 अपॉन k m1 प्लस m2 ऐसा आएगा क्या। देखिए तो सेम रिजल्ट आ रहा है, तो आप एक झटके में वहाँ से अगर इन्वर्स रेशियो में करेंगे तो आ जाएगा, और यहाँ पर उन दोनों का वैल्यू निकालने के बाद तब आ रहा है। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, इसको लिखना है तो लिख लीजिए। इसका जो खास बात वही था कि इसमें सेम अमाउंट में फोर्स लग रहा है, तो इसके चलते कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसका सेंटर ऑफ मास मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसका सेंटर ऑफ मास वॉन्ट बी चेंज। और सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करेगा तो इस कॉन्सेप्ट का हम लोग फटाफट अपने दिमाग में लाकर फ़ायदा उठाएंगे। और बाकी का जो कहानी हुआ कि अगर एफ फोर्स लगाएंगे तो उसमें एलोंगनेशन k इंटू x1 होगा, ठीक। और बाकी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसको भी फटाक से लिख सकते हैं, तो लिख लीजिएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 52। हाँ, ये क्वेश्चन मैं इसी की बात कर रहा था उस दिन कि कंसिडर सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। सपोज दैट द ब्लॉक ऑफ मास m1 इज पुल्ड बाय a constant force f1 and other block is pulled by the constant force f2. Find maximum elongation that spring will suffer. ठीक है, तो मैक्सिमम elongation ब्लॉक विल सफ़र। तो जैसा एक इस तरह का कर लेते हैं, और एक ब्लॉक है कुछ m1 और स्प्रिंग m2 कुछ इस तरह का होगा, और उसमें क्या कर रहा है कि m1 इज पुल्ड बाय द f1। तो ठीक है, f1 और यहाँ से अगर पुल कर रहे होंगे तो f2। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद कह रहा है कि इसमें मैक्सिमम एलोंगनेशन कितना होगा f1 f2 के लगाने के बाद। तो इसमें अभी देख रहे होंगे कि m1 m2 तो अलग है, और जब कुछ अगर हम खींच रहे होंगे तो मान लीजिए कि कुछ x0 डिस्टेंस एक खींचा होगा, तो अपने हिस्से का ये x1 खींचा होगा और ये अपने हिस्से का ये x2 खींचा होगा, यही होगा। अब दिक्कत ये है कि अभी अब नेट फोर्स अगर आप देखेंगे F नेट, तो दोनों में से किसी को ग्रेटर ले लीजिए, मान लीजिए उसी साइड को ग्रेटर ले लेते हैं। तो F नेट इक्वल टू F2 माइनस F1 है, जो कि नॉन जीरो है, और ये वैल्यू नॉन जीरो है, तो इसमें इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, इस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा तो हम यहाँ पर क्या नहीं कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास का कंजर्वेशन या m1 x1 इक्वल टू m2 x2 तो कतई नहीं कह सकते हैं ये चीज़। तो जो आसानी से हम लेते थे इसको और फटाक से बोल देते थे कि ये देखिए सेंटर ऑफ मास में कोई एक्सटर्नल फोर्स मतलब सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हुआ क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था, तब तो हम लोग को थोड़ा एक निराशल हाथ लगेगा। तो उसके लिए भी इलाज है कि क्या कर सकते हैं कि m1 x1 और नॉट इक्वल टू m2 x2 अगर ऐसा फॉलो नहीं करेगा तो क्या करें। अब तो देखा जाए कि नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो नेट फोर्स तो हमने F2 माइनस F1 ले रखा है। तो उन दोनों पर अगर एक्सलेशन अगर देखें कि सेंटर ऑफ मास कितने से एक्सलेट कर रहा होगा, ये अगर फोर्स उधर की तरफ चल रहा हो तो थोड़ा उधर वो खिसका होगा ना सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ना कि F2 माइनस F1 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। स्प्रिंग का तो कोई मास है नहीं, तो इतने से एक्सलेट होगा। जब इतने से एक्सलेट होगा तो क्या कर सकते हैं कि अभी ये x1 और x2 पर तो देखिए, उस पर अगर इस पर अगर बात करेंगे, बाहर से हमें कोई अगर दिखाई देगा, मतलब बाहर से मतलब यहाँ से करेंगे तो हमको दिखाई पड़ेगा ना कि सेंटर ऑफ मास कुछ शिफ्ट किया होगा, क्योंकि वो कैसे आपको पता चलेगा। तो आप पेंट कर दो, अभी जैसे m1 m2 है उनका बीच में कुछ सेंटर ऑफ मास कहीं पर होगा, तो आप किसी भी कलर से यहाँ पर एक पेंट लगा दीजिए, और जब वो F1 F2 दो एक्सटर्नल से होगा तो आपको खींचते हुए दिखाई पड़ेगा ना बच्चों, वो मैं बोल रहा था। तो ऐसा करते हैं कि इसको अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल देते हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स लगने की जो एक्स्ट्रा लग रहा था, हम इसी पर एक को विराजमान कर देते हैं। मतलब
वहाँ पर किसी को बैठा देते हैं कि वॉच करो जरा तुम, और ये इधर से वॉच कर रहेगा, दोनों इसको देख रहे होंगे ऐसा, तो वो फोर्स जो ऑब्जर्वर है वो भी जाके वहाँ पर सिट कर गया, तो वो भी एक्सेलरेट कर रहा होगा ना F1 F2 से। तो उस पर क्या होगा कि ये आपको जहाँ पर है वहीं पे दिखाई पड़ेगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि देखिए कि अगर वो मान लीजिए कि आगे की तरफ बढ़ा, जैसे यहाँ से हम देख रहे होंगे कि आगे की तरफ वो बढ़ रहा होगा, तो सेम टाइम वो ये भी तो आगे की तरफ उतने से ही बढ़ रहा है ना। सेंटर ऑफ मास अगर बढ़ रहा होगा तो ये भी सेंटर ऑफ मास बढ़ रहा होगा, फिर ये आगे की इसकी तरफ लग रहा होगा तो इसकी तरफ आगे की तरफ ये भी आगे की तरफ बढ़ रहा होगा, तो जिसके चलते जो रिलेटिव वेलोसिटी है दोनों का वो 0 हो जाएगा। और वैसे भी मतलब ये कुछ वैसा है बच्चों, इतना कॉम्प्लिकेट सोचने की जरूरत, मतलब ऐसे सोचते तो अच्छी बात है, बहुत बच्चे लास्ट तक जाकर वो पूछते रहते हैं, तो इसलिए वैसा बता रहा हूँ क्योंकि जो एक्सपीरियंस है कि ये हुआ तो बताओ, ऐसा हुआ तो बताओ, तो इस चलते बताया। आप सिंपल सोचो कि हम अभी जहाँ पर खड़े हैं, जैसे कि अभी ब्लैक बोर्ड और ये सब हम देख रहे हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू में क्या है, सब रेस्ट में है ना, लेकिन वो अर्थ हमारा तो मूव कर रहा है, ऊपर से सैटेलाइट से कोई वॉच करे तो अर्थ सब कोई मूव कर रहा होगा, लेकिन हम अभी देखें तो इसको क्या होगा, रेस्ट में हो रहा होगा। कुछ अगर खींच भी रहा होगा या कहीं जा भी रहा होगा या एक्सेलरेट भी कर रहा होगा, क्योंकि वो चक्कर जब लगाता है तो उसका डायरेक्शन तो बदलते रहता है ना, तो एक्सेलरेट तो हो ही रहा होगा। तो हमें चीज़ें क्या दिखाई दे रहा है, रेस्ट में दिखाई दे रहा है, तो उसी में बैठा कर अगर उसको दिखा दे तब तो कोई नहीं मूव कर रहा है, तब तो सेंटर ऑफ मास तो हिल नहीं रहा है, तो उस केस में तो बोल सकते हैं ना कि यस कि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा होगा। तो उस केस में अगर x0 डिस्टेंस अगर गया होगा तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो m1 इंटू x1 इक्वल टू m2 इंटू x2, तब ये लगा सकते हैं। ये समझ में आया? इसी का एडिटेड फॉर्म कर दिया कि मतलब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था तो हम इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम, अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहे थे तब, लेकिन जाकर उसी में बैठा दिया एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, तब तो हम ऐसा कर सकते हैं। और हम यहाँ से बिल्कुल ये भी कर सकते हैं कि x1 प्लस x2 का वैल्यू कितना होगा बच्चों, x0। ये बात तो होगा, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आया क्या? अगर यहाँ से समझ में आया तो हमारा कहानी मतलब कि एक तरह से लगभग हम लोग उसको डिकोड कर लिए, इस पूरे जो मैट्रिक्स बिछाया हुआ था तो उसको हम लोग लगभग डिकोड कर लिए, ठीक है। तो अब देखिए होगा क्या कि ये तो बात चलो ठीक है कि उसको तो सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हुआ तो एक्सेलरेट किया, तो जब वो फोर्स लगा रहा होगा यहाँ से F1, ठीक, और एक्सेलरेट कर रहा होगा, तो एक स्यूडो फोर्स नाम की चीज़ आपको पता होता है कि जिधर भी एक्सेलरेट करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक। नहीं अगर जिनको पता है, जो लेट ज्वाइन कर रखे हों उनके लिए बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई कार जा रहा है और आप बैठे हुए हैं, तो आपको बिल्डिंग ऐसा पीछे पास होते हुए दिखाई पड़ता है ना, यही होता है, सभी ने ऑब्जर्व किया होगा। तो वो आप अगर बिल्डिंग को देखिए तो क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, तो उस पर कौन फोर्स लगाया कि किसी ने नहीं लगाया, तो फिर वो पीछे क्यों दिखाई पड़ रहा है, वो जाते हुए क्यों दिखाई दे रहा है, उसमें मोशन तो है ना। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप उससे कार वाले से बैठकर ऑब्जर्व करिए तो किसने फोर्स लगाया उसको, तो उस पर तो कोई फोर्स नहीं लगाया, उस पर झूठा फोर्स लगा, स्यूडो फोर्स लगा, क्योंकि आप एक्सेलरेट थे, आपके विथ रिस्पेक्ट टू में वो बिल्डिंग पीछे की तरफ गया, तो अब जितने से एक्सेलरेट होंगे उतने से वो पीछे की तरफ छूटते हुए दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग है तो इसको देखो फोर्स लगाते हैं, ऐसे किए तो निकल गए क्योंकि हम आगे जा रहे थे। तो मतलब इस तरह का आप कुछ हंसी मजाक कर सकते हैं, या एक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ एक खेल सकते हैं। तो वो अगर जितने से आप आगे की तरफ एक्सेलरेट होते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट है पीछे उतने की तरफ से एक्सेलरेट होता है, तो इसी को बोला जाता है स्यूडो फोर्स। एक्चुअल में लगा नहीं, लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा फोर्स लगेगा m1 इंटू, उसको ए सेंटर ऑफ मास वाला कहते हैं, सी। सेम काम इनके साथ भी हो रहा होगा ऐसा, m2 इंटू ए सेंटर ऑफ मास, अगर नहीं दिख रहा होगा तो m2 इंटू ए सेंटर ऑफ मास, ऐसा ये बोल सकते हैं। इसको और आपको ऐसा लगा दीजिए तो सहूलियत होगा समझने में, ठीक है बच्चों। तो कि चलिए यह यहाँ तक तो हो गया। अब क्या, तो अब ये कि अगर F1 के साथ अगर कुछ वर्क डन होगा, मतलब स्प्रिंग अगर खींच रहा होगा, सपोज x0 से खींचा है, तो ये जितना भी ये फोर्स दोनों मिलकर लगा रहे हैं F1 F2, और जो उसके चलते मोशन में हुआ एक्सेलरेटेड फोर्स और या स्यूडो फोर्स और लग रहा होगा, तो इसके चलते जो नेट फोर्स मतलब कि जो वर्क डन होगा वो किस में कंजर्व होते जाएगा, उसके स्प्रिंग में कंजर्व होते जाएगा, उसके पोटेंशियल एनर्जी में।
तो हम यहाँ से एक इक्वेशन ऐसा बता सकते हैं क्या कि F1 इंटू x1, इसके चलते तो ये वर्क डन हुआ होगा। दूसरा कि क्योंकि ऐसा इसलिए पॉजिटिव लिया कि F1 इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा होगा, तो उसमें अगर देखें तो F2 इंटू उधर भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x2, दोनों का पॉजिटिव वर्क होगा। अच्छा, वर्क डन बाई द M1 इसके वाले के लिए इस फोर्स से भी कुछ तो लग रहा होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर है, इधर, तो और x1 इधर हो रहा है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं M1 इंटू ए सेंटर ऑफ मास इंटू x1, ये होगा क्या बच्चों? ठीक, अब उसके चलते देखिए दूसरे वाले के लिए, तो अभी फोर्स तो इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो माइनस इसको बोल दे क्या M2 इंटू ए सेंटर ऑफ मास इंटू x2, ऐसा। तो नेट वर्क डन इतना होगा, और जितना भी होगा ये चारों फोर्स मिलकर, यहाँ पर अगर इसको, यहाँ पे स्पेस है क्या, अच्छा है स्पेस, तो हाफ kx² या kx0², ऐसा लिख सकते हैं क्या? ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है, बोलिए हाँ या ना। ये अगर समझ में आ रहा है तो आपका पूरे आप इस फिजिक्स को समझ पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर स्यूडो फोर्स को कंसीडर में लिया जाए, ये F1 प्लस x1 क्यों हुआ? क्योंकि फोर्स इधर लग रहा था, x1 डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो उसी पॉजिटिव होगा। F2 इधर कर रहे थे तो उसमें एलोंगनेशन इधर ही हो रहा था, x2। स्यूडो फोर्स दूसरे वाले के लिए M1 इंटू सेंटर ऑफ मास, तो उसमें M1 सेंटर ऑफ मास इंटू x1, और यहाँ से अगर देखा जाए तो फोर्स तो इधर लग रहा था, इसीलिए वेक्टर साइन दिखा दिया था उसको, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वैसे भी 180 डिग्री है तो निगेटिव हो गया। अच्छा, अब इसको सेंटर ऑफ मास का वैल्यू पुट किया जाए क्या? नहीं, देखिए वो क्यों? क्योंकि जब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस में था, जब हमने इसको उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जहाँ पर वो मोशन कर रहा था, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखा था, तो हमने इसको डिस्कवर किया था क्या, M1 x1 इक्वल टू M2 x2। तो धीरे से इसी में क्या करेंगे कि M1 x1 इंटू ए सेंटर ऑफ मास कर दें, और M2 इंटू x2 ए सेंटर ऑफ मास कर दें, इसी का वैल्यू है ना, तो ये दोनों आपस में तो इक्वल है। अगर ये होल्ड कर रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इन दोनों का तो कोई काम नहीं है, ये तो हाई बाय करके बाहर जा रहे होंगे, लेकिन जाओ तुम आप लोग, M1 x1 ए सेंटर ऑफ मास और M2 x2 ए सेंटर ऑफ मास, दोनों आपस में कैंसिल हो गए होंगे ड्यू टू दिस रीजन, क्योंकि यही प्रॉब्लम था ना मेन, तो झगड़े की जड़ क्या था, दैट वन M1 x1 इक्वल टू M2 x2 नहीं लगा पा रहे थे, तो इसीलिए हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदला, और फिर उसके बाद ये हमें निकल कर आ गया। तो देखिए यहाँ पर fx1 प्लस f2 x2 ये दोनों कैंसिल हुए, और वहाँ से उसका वैल्यू कितना आ गया, हाफ के x0², और x0 के बारे में तो हम यहाँ से जानते हैं x1 प्लस x2 इक्वल टू x0 है। ठीक है, और x1 और x2 का वैल्यू हम वहाँ से भी पता कर सकते हैं, जैसे इसको पहले लेकर आते हैं, तो f1 x1 प्लस f2 x2 इक्वल टू 1/2 kx0²। हमें x0 चाहिए, हमें क्या चाहिए, पूरे क्वेश्चन का डिस्कशन का पॉइंट क्या था कि मैक्सिमम एलोंगनेशन कितना हो, तो यहाँ से कर सकते हैं। और साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर क्या था हमें कि x1 प्लस x2 का वैल्यू x0 था, और M1 x1 इक्वल टू M2 x2 तो चल ही रहा था, ये दो चीज़ एक इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि x1 का वैल्यू कितना था, इन्वर्स रेशियो में इसको ब्रेक करिए तो M2 इंटू x0 अपॉन टोटल M1 प्लस M2, ये अभी आपको दिखाया था, और यहाँ से x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, M1 इंटू x0 अपॉन M1 प्लस M2, ऐसा। तो इसको उठाकर अगर इधर पुट किया जाए तो हमारा काम बन जाएगा क्या, बिल्कुल स्मेल आ रहा है कुछ आने का, तो F1 अपॉन x1 की जगह पे M2 इंटू x0 अपॉन M1 प्लस M2, और यहाँ से F2 की जगह पर M1 x0 अपॉन M1 प्लस M2 इक्वल टू 1/2 kx0²। तो वन ऑफ द x0 तो ये चला गया, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि डिनोमिनेटर तो अभी भी सेम है, तो M1 प्लस M2, तो इनको पहले मुहूर्त में लिख लिया जाए, और यहाँ से F1 M2 प्लस F2 M1 ऐसा होगा, और बाकी का तो वो खाना पूर्ति हो गया, 2 इधर गया और k से इधर डिवाइड कर दीजिए, तो आपका x0 का वैल्यू आ गया बच्चों, बताइए हाँ या ना। तो ये बात आपको समझ में आया होगा कि इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसे ही बदला, कहानी पूरा डायनेमिक्स उसका बदल गया, और जो मुश्किल लग रहा था कि हम जो अप्लाई नहीं कर पा रहे थे
इसमें कि जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था F1 F2, तो सही भी बात था कि M1 X1 कैसे आपस में इक्वल होगा, M1 X1 प्लस M2 X2। लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसे ही बैठे इसको चेंज किया, दो बच्चों को यहाँ पर किया और सेंटर ऑफ मास का आपको कुछ लोकेशन उसका देखने को कहा, तो कहा कि हाँ उसमें तो लोकेशन बदल नहीं रहा है, और बाकी का स्यूडो फोर्स उसमें अपोजिट लगा और हमने इसको निकाल लेकर आ गए। तो ठीक है, आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये जो बच्चों को क्वेश्चन था 49, 48, 50, 52, 49, 50, 51, 4 क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन बहुत ही कमाल के हैं। तो इसको जब भी आपको मौका मिले इसको बार बार करिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और फिर कोशिश करिए कि इसको आप उसका फिगर आउट पहले कर बनाइए। मतलब कि पहले एक स्टेप पहले, जैसे 49 वाला है तो बेसिक सा है, उसको आप कर पाते हैं क्या, तो 1-2 बार देखिए, फिर उसको जाकर सॉल्व करिए, फिर जहाँ तक सॉल्व हुआ है नहीं होता है उसको वहीं छोड़िए, फिर जाके देखिए, फिर अगले दिन फिर नए सिरे से करिए। तो उस पूरे प्रोसेस में आप सीख जाएंगे। अब कहेंगे कि सर इतना समय नहीं है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है बच्चे, इतना तो समय आपको निकालना ही पड़ेगा। लेकिन आपको एक श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि जब इस प्रोसेस से आप करेंगे तो आपको एग्जाम में भी जब ये पूछे तो उसी इंटेंसिटी के साथ आंसर कर सकते हैं जैसा आपको इधर बताया गया। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा ये भी था, हाँ लिख लीजिए इसको भी। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा कि कंसीडर द ग्रेविटी फ्री हॉल विच एक्सपेरिमेंटर ऑफ मास 50 kg इज रेस्टिंग ऑन द 5 kg पिलो 8 feet अबव द फ्लोर ऑफ द हॉल। ठीक है, अच्छा ग्रेविटी फ्री में है तो मतलब कुछ जादू जैसा खेल रहा है। चलिए एक हॉल बना लेते हैं अपने लिए, इस तरह का ग्रेविटी फ्री हॉल है बच्चों। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि 8 feet उधर से ये पिलो में अपना, ये तो पहले कुछ आता था ना ऐसा कार्टून टाइप का, वो वैसा ही है। एक आदमी यहाँ पर अपना रेस्ट कर रहा है पिलो के ऊपर ही, और उसका हाइट है यहाँ से अगर देखा जाए तो 8 feet है ऐसा। फिर क्या कर रहा है कि ही पुशेस द पिलो डाउन सो दैट इट स्टार्ट द फॉलिंग एट ए स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। तो पिलो को ऐसा ही कुछ किया होगा, पैर वैर मारा होगा, नींद नहीं आ रहा होगा तो क्या ले लो। अब लोग भी ऐसे ही करते हैं, नींद नहीं आता है तो कि सोचने लगा क्या करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि 8 feet से ये नीचे की तरफ इसको गया कौन, पिलो, और पिलो का वेट कितना है, कुछ 5 kg। ठीक है, ये 5 kg का है। तो आपको ऐसा बता रखा है कि जब भी फ्रिक्शनलेस वाले जो बच्चों वाले जो खेल रहे थे, रोल कर रहे थे ए और बी, वो वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा कि जब वो उसको इधर फेंक रहा था तो कुछ मोमेंटम पीछे की तरफ आएगा, या रिकॉयल होगा, जो रिकॉयल वेलोसिटी आप बोट वगैरह के लिए जानते हैं, या जो फायर करते हैं तो सर्टेन बुलेट आगे की तरफ जाता है, पीछे की तरफ आता है। तो वैसा ही केस यहाँ पर भी हो रहा होगा बच्चों कि 5 kg का जो पिलो है और 50 kg का जो मैन है उसके ऊपर रेस्ट कर रहा था, तो उसको पुश किया तो 8 feet पर सेकेंड के स्पीड से ये नीचे की तरफ जाने लगा। तो इसके बस ये भी तो कुछ से जाएगा, यही हो रहा है। तो कह रहा है एक बार आइए क्वेश्चन और फिर से पढ़ लिया जाए कि कंसीडर द ग्रेविटी फ्री हॉल इन विच द एक्सपेरिमेंटर ऑफ मास 50 kg रेस्टिंग ऑन द 5 kg पिलो, दैट थिंग 8 feet above the floor from the here, and the pillow make the perfectly elastic collision with the floor। तो यहाँ पर जब पिलो आ रहा है कुछ ऐसे, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कर रहा है। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन से हम क्या जानते हैं कि जितने से आया था उसको ऊपर भेज देगा 8 feet पर सेकेंड से। तो द पिलो मेक द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन विद द फ्लोर, रिबाउंड एंड द रीच द एक्सपेरिमेंटर हेड। फाइंड अ टाइम इलेप्स्ड द प्रोसेस। अच्छा, वो क्या कर रहा है कि एक्सपेरिमेंटर हेड वो भी हवा में ऐसे सोया हुआ है, तो अपने हेड से ही मारा होगा या कुछ किया होगा या वैसे मारा होगा, तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो बदले में वो भी कुछ ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो कह रहा है कि वापस कब उसके मतलब जो पिलो है, तकिया है, उसके सर के नीचे आ जाए। ये है ना इसके पूरे कहानी का मतलब। तो ठीक है, तो अब ये पता करना पड़ेगा कि जब इसको जब 8 feet पर सेकेंड से उसको जब दिया है जो इम्पल्स, कुछ तो मारा होगा ना ऐसे, तो जो इम्पल्स दिया तो उसके चलते तो ये वेलोसिटी पकड़ लिया, दूसरी भाषा में इसके पास 5 kg है तो मोमेंटम पकड़ लिया, तो इसका रिकॉइल होगा, सेम अपोजिट फोर्स लगाएगा, इम्पल्स अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करें इसके मैन 50 kg और 5 kg वाले के लिए,
तो 50 इंटू वी इक्वल टू 5 इंटू 8, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, v का वैल्यू कितना आ जाएगा 40/50, तो यानी कि उनका आ जाएगा 0.8 फीट पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा 10 गुना है कम, तो 10 गुना उसका वेलोसिटी उसको मिला 0.8 फीट पर सेकेंड। तो अब देखिए कि होगा क्या, कि मान लीजिए कि टी टाइम के बाद इसको पकड़ा होगा, टी टाइम के बाद उसको मतलब मिलेंगे, तो टी सेकेंड तक तो ये क्या जा रहा होगा, मतलब हॉल अनलिमिटेड है, ये नहीं कि वहाँ पर जाया और नीचे की तरफ आ रहा है। अगर वैसा होता तो और मज़ेदार होता, कि इतने बार गया तो कितना टाइम लगा उसको हिट करने में, क्या वेलोसिटी किया, तो और वो अच्छा निकल कर आता। लेकिन उन्होंने इतना कॉम्प्लिकेट नहीं किया। आपके लिए बता रहा हूँ कि अगर ऐसा होता, हिट करता, तो उसमें भी कुछ हम टाइम मैनेजमेंट या कुछ कर सकते, फिर वापस कोलिजन आता। कैसा कोलिजन है, इलास्टिक कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन दे सकता था कि 1 है, 2 है, 3 है, नॉट 1 2 3, 0.1 0.2 0.3, एक से ज़्यादा होता है तो सुपर कोलिजन, मतलब कुछ और ही हो जाता है। तो इस केस के लिए बच्चों, तो सपोज टी सेकेंड के बाद हुआ होगा, तो 50 kg का जो आदमी होगा वो भी तो इस तरफ से अपना पकड़ लिया होगा, तो वो कितना चला होगा 0.8 टी, मतलब टी सेकेंड के बाद मिला होगा। तो 0.8 से अगर फीट पर सेकेंड से ये अगर चल रहा होगा तो टी सेकेंड में कितना चला होगा, तो 0.8 इंटू टी। ठीक, अच्छा तब तक, अच्छा इसको अभी डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, जैसे 8 से तो नीचे आया और फिर 8 से ऊपर जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस उसको कितना कवर करना है 16। देखिए क्या होगा कि एट अ मोमेंट जब से किया तो ये तो चलने लगा टी से, मतलब कि ऊपर जा रहा होगा, तब तक ये नीचे 8 आया और फिर 8 से इसको मतलब उसको किया, तो बेसिकली तो उसको टोटल डिस्टेंस कितना मतलब कि तब अब तक कितना करना पड़ा होगा, यहाँ से 8 है और 8 16 हो गया, और फिर टी सेकेंड से तो वो अपना काम कर ही रहा है, मतलब अगर टी सेकेंड के बाद ये मिला होगा, तो बेसिकली ये इसको अगर ऐसा समझ लो, पहले ये भी टी सेकेंड के बाद चला होगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कुछ 8t ही करेगा, यही होगा ना। और फिर उसके बाद कि इसके वाले देखिए कि इसको टोटल डिस्टेंस जो 8t वाले को कवर करना है, उसको बेसिकली कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ये तो टी सेकेंड से जो भाग रहा होगा वो तो डिस्टेंस आ गया, और इसको अभी जहाँ से वो गया था 8, मतलब नीचे की तरफ, और फिर 8, इतना 16 फीट तो उसको ट्रेवल करना पड़ा होगा। तो हम उसका वैल्यू अगर हम निकालें तो हमारा मिलकर आ जाएगा। तो देखिए 16 इक्वल टू यहाँ से 8, तो 7.2 इंटू टी, तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 16/7.2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2.2222 ऐसे कुछ आते रहता है ऐसा। तो आप इसमें अगर सोचिए कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, एक तो कोलिजन का तो ये हुआ, ठीक है, और ग्रेविटी फ्री है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसके चलते उसका सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जहां का होगा वही रहेगा। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा भी जाता तो भी हम उसको बता सकते थे, लेकिन वो रिलेटिव मोशन के टर्म में इसको करके ऐसा बता दिया। ठीक है, तो इसको आसान क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि द ट्रैक फ्रिक्शनलेस, द ब्लॉक बी ऑफ द मास 2 मीटर इज लाइंग rest and the block A, the mass m is the pushes along the track with the speed, the collision between the A and B, the perfectly elastic, with what velocity should the block A be the start to get the slipping man awaken। अच्छा, ये फिगर यहाँ पर है बच्चों, ये आधा अधूरा लोग करते हैं। हाँ देखिए, ये भी आपका ऐसा ट्रैक है, ठीक है, और कुछ इस तरह का है। यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये फिगर ऐसा है, आपको फिगर बना दे रहा हूँ कि ब्लॉक ए है, इसका मास m है, ठीक, और यहाँ पर एक ब्लॉक है उसका मास 2m है, और एक आदमी ऐसे सो रहा है ऐसे करके। तो क्या बोल रहे हो क्वेश्चन में, द क्वेश्चन नंबर 54 के लिए, हाँ, the track shown in a figure is frictionless, the block B and of mass 2m
इज लाइंग एट रेस्ट, इसका ये रेस्ट पर है, u इक्वल टू 0 या u2 कह लीजिए, ठीक है। रेस्ट एंड द ब्लॉक ए ऑफ द मास m इज द पुश्ड अलोंग द ट्रैक विद द सम स्पीड, तो इसको कुछ सम स्पीड से इसको पुश कर रहा होगा, से इसको कह लीजिए क्या कह सकते हैं, v1 कह लीजिए, v1 स्पीड से इसको पुश किया है। द ए एंड बी परफेक्टली इलास्टिक, तो परफेक्टली इलास्टिक है, तो जब यहाँ पर आएगा तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, यही होगा। विथ व्हाट वेलोसिटी शुड बी द ब्लॉक ए बी स्टार्टेड टू गेट द स्लीपिंग मैन इज अवेकन, मतलब ये 2m वाला जो मास है धीरे 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 जाएगा और इसको टक से लगाएगा तो उठकर बैठ जाएगा, या मतलब जो भी करेगा उठने के बाद। तो पूछा गया कि कितने से इसको पुश किया गया है, यही ना, कि विद व्हाट वेलोसिटी शुड द ब्लॉक ए बी स्टार्टेड टू गेट द स्लीपिंग मैन, ए को कितने से किया गया है, ठीक है बच्चों। तो अब आ जाइए यहाँ पर, जब v1 वेलोसिटी तो उसका है, तो जब यहाँ पर आ रहा है तो मान लेते हैं कि m वाले का कुछ v2 वेलोसिटी होगा, ऐसा से आया होगा, ठीक। और ये वाला ये बिफोर कोलिजन है, ऐसा कर देते। तो आफ्टर द कोलिजन क्या होगा कि ये v3 से इधर की तरफ आ रहा होगा और ये 2m वाला v4 से ऐसे जा रहा होगा, मतलब यही हुआ होगा ना कि इस पर टक से लगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो अगर v4 से ऐसा उधर गया और उधर से इधर की तरफ आया, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि वो सेम मास का नहीं है, अगर सेम मास का रहता तो यही रुक जाता, वो आगे की तरफ बढ़ते जाता, उसका डबल ऑफ मास है ना, तो मोमेंटम इस तरह का कंजर्व होगा। ये बात समझ में आया कि क्यों इसको अलग अलग लिया। जनरली इलास्टिक कोलिजन में मास अगर सेम होता है तो एक आके रुक जाता है और एक चलने लगता है। इसके बाद वाले क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पर मास m और 2m है, तो ये क्या होगा कि ये तो कुछ अपना पकड़ लेगा v4 और ये वाला वापस टकराने के बाद v3 से आएगा। तो देखिए कि अगर हम मोमेंटम कंजर्व कराएं कि अगर v2 वेलोसिटी से आ रहा होगा तो m इंटू v2, हाँ m इंटू v2 इक्वल टू बिफोर कोलिजन तो ऐसा है और आफ्टर कोलिजन ये चीज़ है ऐसा। तो आफ्टर कोलिजन के बाद ये इधर किधर जा रहा है, माइनस mv3 अपोजिट डायरेक्शन में, और इधर को मतलब इधर आने को पॉजिटिव कह ले, और 2m इंटू v4 ऐसा। तो m कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, v2 प्लस v3 इक्वल टू 2v4, या v2 को रखे रहते उधर ही, क्योंकि वो कैंसिल अभी करना है ना इसको। तो v2 इक्वल टू हम यहाँ से कह सकते हैं कि 2v4 माइनस v3, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अभी इसमें देखिए v4 v3 में एक और देगा, क्यों, क्योंकि इसका कोफिशिएंट पर कैसा बोला है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है ये चीज़। तो E का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 1, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अप्रोच कितने से किया है, v2 से ऐसा, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है इसका, v4 और v3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं v4 प्लस v3, क्यों, u2 माइनस u1 होता है, तो यहाँ पर v4 है और ये v3 है, या v2 माइनस v1 होता है, तो v4 और इधर माइनस माइनस प्लस हो गया और इसका वैल्यू 1 हो गया। तो हम यहाँ से एक बोल सकते हैं ना कि v4 प्लस v3 इक्वल टू 1, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू उठाकर, और 1 नहीं, इसके साथ v2 भी आएगा ना, 1 इंटू v2, तो इसीलिए उसको रखा था। जो ठीक है, तो वहाँ पर v2 का वैल्यू रखते हैं, तो कितना आ गया, इस v4 प्लस v3, तो इन दोनों को ऐड करिए, तो ये दोनों तो घर चले गए, तो यहाँ से कितना हो गया, 3v4 इक्वल टू 2v2। यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2v2 इक्वल टू 3v4, ये देखिए यही था ना, 2v2 इक्वल टू 3v4, तो 3v4, तो v4 का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, या v2 का ही निकाल लीजिए, v2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/2 v4 आ जाएगा क्या। और जहाँ तक v4 की कहानी है, v4 कितना होगा, और ये क्वेश्चन में मेंशन है, ये जो हाइट है h है, अगर आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे ये h है,
तो ये V4 को कितना लगा होगा, अगर एनर्जी कंजर्वेशन कराएं तो मैक्सिमम जाकर उतना, मतलब मिनिमम तो उतना रहना ही चाहिए कि जाकर वहाँ पर रुक जाए। तो हम यहाँ से बोलेंगे ना कि अगर V4 वाला है और H हाइट है, तो अगर एनर्जी कंजर्वेशन भी कराएंगे या थर्ड इक्वेशन भी लिखेंगे, तो V4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2GH। तो यहाँ पर इसको बोला जा सकता है V4 = √2GH, ऐसा होगा। तो V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/2 √2GH। अब देखिए इसका वंश अगर हमें इसको ये मिल गया तो बाकी हमारा कहानी आसानी से निकल कर आ जाएगा। देखिए तो वहाँ पर इसको अगर देखा जाए तो इस पर अभी ये V1 वेलोसिटी है और सर्टेन हाइट H है। तो यहाँ पर दो तरह का एनर्जी है। अगर इसी ब्लॉक को एनर्जी में देखा जाए, यहाँ और यहाँ के लिए, और नीचे की तरफ आ रहा है तो V2 वेलोसिटी पकड़ ले रहा है ना। तो इनिशियली यानी कि V1 वेलोसिटी दिए होंगे तो हाफ mv1² प्लस इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh ये होगा। दूसरा कि जब ये नीचे ग्राउंड की तरफ आ रहा है तो कितना हो जाएगा, V2 वेलोसिटी तो था ही, तो हाफ mv2²। तो इस बात को यहाँ पर लिख दिया जाए अगर फ्रॉम द एनर्जी कंजर्वेशन से, फॉर एनर्जी कंजर्वेशन फॉर m, तो उसका इनिशियल स्पीड कितना माने थे, V1 से किया था, हाफ mv1² प्लस mgh हाइट पर था इक्वल टू 1/2 mv2²। m तो अपने घर चले गए। V1 हमें पता करना है तो V1 या V1² यहाँ से कर लीजिए तो 2gh हो जाएगा 2 का, और हाफ वहाँ से गया तो V2²। तो V2² का बच्चों को वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/2 √2gh। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9/4 × 2gh, ऐसा। तो वहाँ से 9/2 से 2 गया तो यहाँ से कितना हो गया, 9/2, और 2 से उधर माइनस हुआ तो V1² इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं कि 9/2 - 2gh, ऐसा होगा क्या। तो कितना हो जाएगा इस 5/2, तो V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √5/2 5/2gh, ऐसा। तो इसका वैल्यू बच्चों स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, या इतना मिनिमम तो रह ही रहे। उससे क्या होगा कि वो इतना यहाँ तक पहुँचेगा, तो यहाँ पर जाकर रुक जाएगा। अब फ्लोर से एकदम वो तो सोया नहीं है, कुछ आगे पीछे है या कुछ उधर की तरफ है, तो थोड़ा सा भी स्लाइटली ज़्यादा होगा तो उसको जाके टक से मारेगा और वो एवेकेन हो जाएगा। तो ये कहानी था इसका। तो ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आया है तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसमें सोचना यही था कि उसका जो वेलोसिटी उससे V2 से आ रहा था उसको हिट कर रहा था, तो V3 से फिर वो वापस जाएगा और V4 से होगा। मोमेंटम कंजर्वेशन कराएं, कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन लाएं, और उसके बाद तीसरा आपको, मतलब अब तक 2 अननोन थे, तीसरा अननोन इसको भेज दिया। V1 से वो चला ही कितने से था। तो दो तो मोमेंटम कंजर्वेशन और वर्क एनर्जी थ्योरम से आपको मिल जाता है 2 इक्वेशन। तीसरा कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन के लिए हमें सोचने के लिए दे दिया, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि a bullet of mass 10 ग्राम is moving horizontally speed of 550 √7 मीटर पर सेकंड, strike the block of mass 490 ग्राम kept on the frictionless track. The bullet remains inside the block and the system proceed toward the semicircular track of radius 0.2 मीटर। ठीक है, तो फिगर में एक बार फिगर के लिए वो कर लिया जाए। ये कुछ इस तरह का है बच्चों, सेमी सर्कुलर टाइप का। कुछ इस तरह का ट्रैक है और उनका जो मास है 490 ग्राम का ये है, और बुलेट को कुछ ऐसा गया है। बुलेट इज आवर 10 ग्राम का है और कितने से जा रहा है, 50 √7 से। तो ट्रैक कुछ एक बार और बनाना पड़ेगा। इस तरह का है और सर्कुलर ट्रैक है इस तरह का, मतलब वो तो फिगर सेमी सर्कुलर आर्क इसको समझिएगा, ऐसा ऐसा, जिनका रेडियस हमें पता है 0.2 मीटर,
आर इसका वैल्यू है ऐसा, ठीक है। तो देखिए जब वहाँ से, और ये पूरा स्मूथ सरफेस है, तो वो किस वेलोसिटी से चलेगा और उसी के साथ एम्बेडेड हो रहा है। तो 490 ग्राम 10 ग्राम है, तो उसका वेलोसिटी तो आपको मतलब मास तो फिर आधे किलो का है वो मास। और जब यहाँ से टकराने के बाद क्या होगा कि कुछ यहाँ तक आएगा, जैसा हम जानते थे वर्क एनर्जी थ्योरम में ऐसा देखा था कि कब उसका कांटेक्ट लूज करेगा। तो यहाँ पर सपोज कांटेक्ट यहाँ पर हो रहा होगा वर्टिकल से, कुछ ऐसा थीटा अगर बना रहा होगा तो कुछ यहाँ पे होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने काफ़ी देखा था कि नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा और वहाँ से mv²/r वाला एक इक्वेशन और वर्क एनर्जी वाला एक लगाए, तो वहाँ से उन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमें वो मिल जाता है। तो मान लीजिए कि अगर वो v वेलोसिटी से आ रहा होगा, ऐसा ये ब्लॉक v वेलोसिटी से आ रहा होगा, तो इसको आने के बाद कुछ यहाँ पर रेज किया और इसका वैल्यू ये सपोज r है, तो हमें पता होता था कि ये थीटा हुआ अगर वर्टिकल से अगर इसको ले रहे हैं तो ये चीज़ हमारा कितना हो जाता था थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो इसका वैल्यू उसका वैल्यू कुछ r cos थीटा हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये तो r है और ये वाला वैल्यू r cos थीटा। तो मतलब यहाँ से कुछ जब इसको ऐसा कर लेते हैं r cos थीटा, तो मतलब ये v वेलोसिटी जब आ रहा होगा तो हाफ m v² इक्वल टू m g, ये कितना डिस्टेंस चला होगा r प्लस r cos थीटा, तो 1 प्लस cos थीटा, ऐसा पोटेंशियल एनर्जी हुआ होगा। और कुछ उसके पास, मतलब वो तो रुका तो है नहीं, उसके बाद ऐसा कुछ, ऐसा आने के बाद जब ये गिरता था तो कुछ पैराबोलिक पाथ ऐसा बनाएगा, तभी होता था ना, हमें देखे थे। तो ठीक है, वो पैराबोलिक पाथ बनाते हुए कुछ उसका वेलोसिटी v डैश कर देते हैं 1/2m v डैश स्क्वायर, ऐसा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि m तो कैंसिल हो जाएगा और 1/2 को भी आप कैंसिल करके यहाँ पर 2 ऐसा कुछ जोड़ दीजिएगा, तो ठीक है। तो उससे क्या होगा, और एक चीज़ को क्या होता था कि जब यहाँ पर ऐसा होगा तो उसका नॉर्मल फोर्स नीचे, मतलब वो तो शून्य हो जाएगा क्योंकि कांटेक्ट हट जाएगा। तो और हम यहाँ से जानते थे कि उसका mv²/r इक्वल टू mg cos थीटा, उसके डायरेक्शन में लगता था ऐसा। तो यहाँ से इसका वैल्यू r ले लीजिए, तो वहाँ से m से m का वैल्यू कैंसिल हो गया, तो v² का वैल्यू कितना मिल जाएगा बच्चों, rg cos थीटा, ऐसा। तो अगर rg cos थीटा इसका वैल्यू अगर हम पुट करते हैं v² का, तो कितना हो जाएगा, और v² का नहीं, वहाँ पर v प्राइम का होना चाहिए ना, क्योंकि v तो यहाँ का वेलोसिटी है जब यहाँ से ये उड़ान भरा है, और v का वेलोसिटी अभी तो लेकर आएंगे। तो पहले इधर का समाप्त कर दिया जाए कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, जो इजी पार्ट उसका है, तो वो हम आसानी से अगर कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर ये v² 2rg प्लस 1 cos थीटा और v प्राइम स्क्वायर, ऐसा। तो b प्राइम का वैल्यू कितना हो जाएगा, b डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, rg cos थीटा। तो वहाँ पर अगर वैल्यू पुट किया जाए तो v² इक्वल टू यहाँ पर कितना था, 2rg cos थीटा, 2rg 1 प्लस cos थीटा, और v प्राइम के लिए rg cos थीटा, ऐसा। तो अगर हमें एक बार cos थीटा का वैल्यू पता चल गया, तो पूछा है हमसे कि कहाँ पर वो हिट करेगा, यहाँ पर हिट करेगा तो कहाँ कर होगा, ऐसे इस तरह का। वंस वी नोट द थीटा का वैल्यू, तो हमारे लिए वो सब बताना आसान हो जाएगा कि यहाँ से इस वेलोसिटी से चला होगा तो ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। तो अब देखिए कि v का वैल्यू कैसे आएगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन कराएं यहाँ से, ये 490 ग्राम का था, 10 ग्राम का था। तो जो इनिशियल मोमेंटम है 10 ग्राम वाले के पास है, और उसका वैल्यू कितना है 50√7 और इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, फाइनल उसका मास उसके साथ एम्बेडेड हो जा रहा है, ये ऐसा, ये ब्लॉक जो आया हुआ है तो इसके साथ ऐसा बुलेट उसके साथ अंदर ही है। तो टोटल मास कितना हो जाएगा बच्चों, 500 ग्राम। और v तो यहाँ से 0 0 2 0 तो चले गए, और 5 भी चला गया, तो v का वैल्यू कितना हो गया, √7। तो उसका v का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया, √7, और ये लोग कितना हो गए 2rg, तो rg ही है, और यहाँ से 3rg cos थीटा, ऐसा। तो r का वैल्यू कितना है 0.2, तो 10 हुआ तो 4 3, ये 7, इसका वैल्यू r का वैल्यू 0.2 मीटर पर यहाँ पर था,
तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 3 RG इंटू 0.2 इंटू 10 करेंगे तो 2 हो जाएगा कॉस थीटा। तो इसमें 3 से 3 हुआ तो वो यहाँ पर हुआ 1, कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 2, कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 1/2। तो इसी की तलाश में थे। तो वंस वी नो दैट द कॉस थीटा का वैल्यू 2, तो यानी कि थीटा इज इक्वल टू योर π/3। तो खैर वो तो पूछा नहीं हमसे कि कहाँ पर गिरेगा, अब उसकी कहानी हमें डायनेमिक्स देखना है। तो कॉस थीटा का वैल्यू अगर हाफ हुआ तो हम वहाँ से वी डैश का वैल्यू लेकर आ जाएंगे क्या? ठीक है, तो वी डैश का वैल्यू कितना आ गया? RG का वैल्यू था 0.2, R का वैल्यू था 0.2, तो इसका 2 और कॉस थीटा, तो यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा ये V प्राइम का वैल्यू ऐसा। ठीक है, मतलब जिस वेलोसिटी से वहाँ से निकल रहा होगा वो आपका वैल्यू आ गया V 1 मीटर पर सेकेंड, और उस समय जो जिस एंगल से यहाँ पर है होगा थीटा का वैल्यू हमें 60 डिग्री पता चल गया, तो 60 डिग्री से निकल कर आ रहा होगा ऐसा, यही ना? तो ठीक है, तो हमें एक तरह से हमें ये देखना है कि वो कहाँ पर गिरेगा, यही है ना कि x कंपोनेंट इसका क्या होगा। तो क्यों ना हम इक्वेशन ऑफ जो ट्रैजेक्टरी होता था उसका वैल्यू निकाल लें। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होता था बच्चों? y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1/2 g एक्स स्क्वायर ओवर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता था। ठीक है, तो उसमें y का वैल्यू, अगर इसका y का कोऑर्डिनेट आप देखेंगे, y का कोऑर्डिनेट देखेंगे तो इसमें ये चीज़ कितना है, जहाँ से जब वो हिट कर जब वहाँ से निकल रहा होगा तो r प्लस आर कॉस थीटा, यही होगा ना एक y कोऑर्डिनेट। तो r प्लस आर कॉस थीटा का वैल्यू y कोऑर्डिनेट का वैल्यू अगर देखा जाए यहाँ से, तो r प्लस आर कॉस थीटा, तो r का वैल्यू कितना है 0.2 हटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 0.2 प्लस 0.2 इंटू 1/2, तो कितना हो जाएगा 0.3 मीटर। तो y कोऑर्डिनेट हमारा 0.3 है, तो यहाँ पर लिख लिया जाए 0.3, लेकिन वो नीचे की तरफ आ रहा होगा y0 ऐसा करके समझ सकते हैं। x तो पता करना है, tan थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, थीटा देखा था ना आपने, cos थीटा का वैल्यू हाफ था, तो tan 60 √3 हो गया, माइनस g का वैल्यू 10 है तो 5 हो जाएगा, और u का जो वेलोसिटी था इस पर्टिकुलर में u लिया है कि उसका वेलोसिटी जितने से चला होगा, तो v प्राइम का वैल्यू कितना लाए थे हमने 1 मीटर पर सेकेंड, ये देखिए ये 1 मीटर पर सेकेंड था। तो बाकी का वो तो गेटिंग पुटिंग है, तो 1/2 g 10 यहाँ से 1 हो गया, और cos थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, तो 1/2 4 हो गया इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 40/20 तो 20x स्क्वायर होगा माइनस x √3 माइनस 0.3, ऐसा जो x का वैल्यू है वो ऐसा मिलेगा। तो जो x का जो वैल्यू हम यहाँ से निकाल कर लाएंगे वो क्या आ जाएगा बच्चों, अगर अपने इसको अगर पुट करें तो √3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ठीक है, तो 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, b स्क्वायर 3 माइनस प्लस 4ac, तो 80 और 3 24 हो जाएंगे अपॉन 2a, तो 2a का वैल्यू इस 40 ऐसा। तो इसको आप देखेंगे तो √3 और प्लस माइनस 24 का अगर रूट निकालेंगे तो 3√3 आ जाएगा। तो डेटा सोच समझ के दिया गया है। तो निगेटिव वैल्यू तो उसमें अगर हम देखेंगे तो हो नहीं सकता, क्योंकि ओरिजिन सिस्टम में अगर मानेंगे तो इसके इस साइड में ही गिरेगा ऐसा। जब इसको आप लगाएंगे ना ये ऐसा, या आप ओरिजिन सिस्टम में ही मान लीजिए, तो ये आगे की तरफ गिर रहा होगा, तो इसीलिए इसको पॉजिटिव मान रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, वहाँ से पॉजिटिव के लिए करेंगे तो 4√3 अपॉन 40, तो 40 का मतलब कितना हो गया बच्चों, 4/40 मतलब √3 अपॉन 10 ऐसा, ये x का वैल्यू ये होगा।
तो यहाँ पर जाकर वो हिट करेगा। अब इसको अगर देखा जाए कि √3/10 का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ऐसा कितना होगा, 1.732/10, तो यहाँ पर 0.173 है, और रेडियस इसका कितना है, इस 0.2 मीटर, तो बहुत क्लोज है ना, रेडियस इसका 0.2 है। तो मतलब ये लग रहा है कि यहाँ पर ना गिर के कुछ यहाँ पर गिरेगा, मतलब ऐसा उसको करने के बाद कुछ इस पे जब वो गिर रहा होगा तो इस पॉइंट पे गिर रहा होगा, लेकिन इसको देखिए थोड़ा सा डेटा मैनिपुलेशन करिए तो आपको एग्जैक्ट वैसा ही मिलेगा। वो कैसे बच्चों, कि x का वैल्यू, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि एकदम जो r cos थीटा का जो वैल्यू है, या सॉरी r sin थीटा का जो वैल्यू है उतना ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर करेंगे तो 0.1 होगा, तो क्यों ना 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, यहाँ से अगर 2 करेंगे तो 0.2 हो जाएगा ये यहाँ से, और एक 2√3/2, इसी चीज़ को ऐसा लिखा जा सकता है। और 0.2 हमारा कितना है, रेडियस था, और √3/2 तो ये साइन 60 का वैल्यू होता है। तो अगर यहाँ से हम करेंगे तो r sin 60 और r sin थीटा का वैल्यू है, तो जो थीटा वहाँ पर था ये वाला, अगर इसका कंपोनेंट भी अगर आप देखेंगे अगर थीटा से है तो वो वाला वैल्यू आपको r cos थीटा पर, तो या जो इसका जो ज्वाइंट है वहीं पर आकर उस पर गिरेगा। और एक बात तो है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के लिए नहीं बोलते, नहीं तो उसमें गड़बड़ी हो जाएगा कि ग्रेविटी लग रहा है ना, तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के बारे में कुछ कहना गड़बड़ हो जाएगा। उसको भी लोग बताते हैं, लेकिन चलिए उसमें अभी नहीं पढ़ते हैं। सिंपल हम यहाँ से इसको बता सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगा r sin थीटा के होगा, तो जहाँ पर जंक्चर होगा उसका वहीं पर जाकर वो हिट करेगा, गिरेगा। ठीक है, ये चीज़ अगर लाओ यहाँ पे एक बार लिख दीजिए कि इसमें आपने देखा था कि ये वाला डिस्टेंस कितना था, ये r cos थीटा था, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, r sin थीटा ना। तो ठीक उसी पे लग रहा, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी उसका डिस्टर्ब नहीं होगा, तो सीधा सीधा वहीं पर गिरेगा। तो जहाँ पर उसका ज्वाइंट होगा वो उसके पास जाकर गिरेगा। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, एक इसके बाद का क्लास अभी कितना भी रह रहा है, 56 ऑनवर्ड है ना, तो 64 है, तो 9 क्वेश्चन और रह रहे हैं, यहाँ से 55 तक तो बता दिया। तो अगले क्लास में इसको कवर कर लिया जाएगा। तो आज के क्लास में इतना ही। तो आप जो आपके अगर टेक अवे करने के लिए होगा, ये क्वेश्चन तो आपका बहुत घिसा पीटा है, तो ये तो उतना उसको अपने इसका जो मतलब क्या कहते हैं, जो सीखने का जहाँ तक था आपको, ये सब बातें आप उधर सीख गए थे, किधर, वर्क एनर्जी थ्योरम में। तो इसीलिए, क्योंकि वहाँ तो सिंपल आपको मोमेंटम कंजर्व कराना था, और वो जहाँ तक देखिए थीटा की जहाँ तक बात लाने की है, तो अल्टीमेट इसी का है रोल। और यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको मोमेंटम को कंजर्व कराए थे यहाँ पर, और उसके बाद का कहानी ये वर्क एनर्जी थ्योरम का बन गया था। तो इसमें आपको समझने के लिए आज क्या है कि जो क्वेश्चन नंबर 49 टू 52 तक थे, वो आपको ज़्यादा सीखने को मिला। तो वैसे क्वेश्चन को आप बार बार करिए, वैसे सिमिलर क्वेश्चन ढूंढिए। कोई अगर प्रैक्टिस टेस्ट उठाते हैं तो उसमें देखिए कि वो कॉन्सेप्ट क्या मैं अप्लाई कर रहा हूँ, नहीं अप्लाई कर पा रहे, फिर से आके देखिए। तो उससे क्या होगा कि आप सीखेंगे। ठीक है, तो वो आपको आज के डिस्कशन का टेक अवे है, आप उसको लेकर ले जा सकते हैं, मतलब उसको आप समझ सकते हैं कि हाँ मैंने आज सीखा, या कहीं डायरी वगैरह लिखते हो तो उसमें आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो कुछ उसके आगे 56 नंबर क्वेश्चन से और 64 तक आगे की तरफ जाएंगे। तो वहाँ भी अगर क्वेश्चन नंबर 60 देखा जाए तो कमाल का है, इवन 48 भी देख रहा हूँ, या 56 भी अच्छा होता है। तो वहाँ भी आपको सीखने को मिलेगा कोलिजन के पर्पज़ से। और 60th में तो आपको और भी कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करके देखेंगे तो और मिलेगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो और क्वेश्चंस के साथ आएंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम।